बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ ही देर में तहरीक इंसाफ जो है वो अपना दूसरा बजट जो है वफाकी बजट जिसको हम कहते हैं वो पेश करने जा रही है, और इसका जो हजम है वो तकरीबन 7600 अरब रुपए का माली साल 2020-2021 का ये बजट होगा। ज़ाहिर है जब बजट पेश होता है तो अवाम जो होते हैं बड़े उम्मीद लगाए बैठते हैं, कुछ सरकारी गैर सरकारी लोग जो होते हैं वो भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रांसमिशन में आपसे बात करें कि जी अवाम की बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक क्या ये बजट पेश होने जा रहा है कि नहीं जा रहा। और सबसे अहम ये है कि जो कोविड-19 है उसके आफ्टर मैथ्स या उसके जो असरात हैं पूरी इकॉनमी में पड़ चुके हैं, उससे हमें जो इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक लॉस बताया गया है, आगे हमें क्या ज़रूरत है तैयारी करने की। मज़ीद बहुत सारी बातें जो हैं वो हम इंटरनेशनल IMF मॉनेटरी फ़ंड के हवाले से भी करेंगे, चूँकि उनसे भी हमारा रब्ता रहता है। और इसी तरह जो हमारे कर्ज़े हैं, ट्रेड डेफिसिट है, बजट डेफिसिट भी हम इसको अभी कह सकते हैं, वो भी है, और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की क्या सूरत हाल, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीर अहमद साहब जो कि CRCP की जो प्रोग्राम है उसका हेड हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर अनवर साहब जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स के, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुनीर साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं। ये जो बेसिकली पेट्रोल का इशू था, ऑयल प्राइसेस का, केरोसिन ऑयल का, ये क्या है, इसका क्या मसला? देखिए, बजट से पहले ऐसे होता है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है प्राइसेस। अब जो ओगरा लाइसेंस देती है इस वक्त 40% शेयर PSO के पास है, बाकी दूसरी कंपनियों के पास है। तो ये अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं और स्टॉक्स रखते हैं। तो स्टॉक्स जब नहीं रखे तो अभी दो चीज़ें हुई, ब्लैक में भी चीज़ें बिकी पेट्रोल, और दूसरा ये कि बहुत सी जगहों पर फ्यूल नहीं भी मिला। लेकिन एक ज़्यादा बड़ा मसला जो गवर्नेंस का इशू है वो ये कि केरोसिन की प्राइस पहले हाई थी। उसको हाई रहने की वजह ये थी क्योंकि एक मैल प्रैक्टिस इंडस्ट्री में ये प्रिवेल करती है कि फ्यूल पेट्रोल के अंदर केरोसिन ऑयल मिक्स होता था, तो उसको इतना महंगा कर दिया गया था कि मिक्स ना हो सके। लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि 74 पे अगर पेट्रोल है तो केरोसिन 34 पे हो गया। ठीक है। तो अब ये मैल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ओगरा की गवर्नेंस को और इंस्पेक्शन को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। क्योंकि हो ये रहा है कि जब 34 पे केरोसिन ऑयल है तो मिट्टी का तेल पेट्रोल में मिक्स हो रहा है और उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और एट द सेम टाइम वो बड़े विंडफॉल प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इस चीज़ को भी ये देखने पड़ेगा कि जो गवर्नेंस के एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना। जब ये बात थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता चल जाती है ये मुमकिन नहीं है कि अगर ओगरा चाहे तो ये डिस्कवर ना हो। तो वो प्राइस कम करना एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो तो ज़्यादा इसलिए की गई थी ताकि ये मिक्सिंग ना हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने ये मास्क नीचे किया था, अभी ऊपर कर दिया, इसलिए कि वो असेंबली में भी मैंने देखा है कि सारे लोगों ने वहाँ पे मास्क, तो हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। फिर बाद में शिकायत होती है कि टीवी वाले भी SOPs को फॉलो नहीं करते। बहरहाल सबसे ज़्यादा टीवी वाले ही करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी तरफ मैं आऊँगा कि ताज़ा तीन थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ कि हमाद अज़हर साहब फरमा रहे हैं कि जी बजट खसारा 2300 अरब रुपये की इंतहा पर पहुँच चुका था। पेंशन का निज़ाम बेहतर बनाने से 20 अरब रुपये की बचत होगी, यानी कि पेंशन जो है उसका निज़ाम बेहतर बना रहे हैं, 20 अरब रुपये की बचत है। इदारों में बेहतरी के लिए बुनियादी ढांचे में इस्लाहत लाई गई हैं। गुज़श्ता माली साल में ज़मीनी ग्रांट नहीं दी गई, और इसी तरह हुकूमत संभाली तो $20 अरब करंट अकाउंट खसारा था, ये बजट डेफिसिट जिसको कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आऊँगा कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जैसे यहाँ पे तजारती खसारा 32 अरब तक पहुँच चुका था, ये हमाद अज़हर साहब ने फरमाया। अभी कोविड-19 के बाद आप कैसे देख रहे हैं इसको? ठीक है, इसमें अगर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँ कि जो स्टेट बैंक ने ऑफिशियली अनाउंस किया मोस्ट रिसेंट डेटा वो जुलाई से अप्रैल तक है। इसमें जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो अब तक जो 10 महीनों की थी वो 43 बिलियन हुई हैं, लेकिन इससे पिछले साल अभी 36 बिलियन है और पहले 43 बिलियन थी, यानी इंपोर्ट $7 अरब कम हुई हैं। यानी कि गवर्नमेंट को क्रेडिट एक क्वेश्चन हम मिल सकते। और जो दूसरा जो है ऑयल, और इसको मैं लिंक करूँगा IMF के प्रोग्राम से, ऑयल की जो हमारी पिछले साल इंपोर्ट थी 10 महीनों में वो $11 अरब की थी। ऑयल सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक कॉम्पोनेंट है, और इस साल 8.4 बिलियन है, यानी 3.4 बिलियन, $3.5 अरब का हमें फ़ायदा हुआ है ऑयल प्राइस कम होने का भी, और ओवरऑल जो हमारा इंपोर्ट बिल जो कम हुआ है। तो ये तो आप देखें IMF के प्रोग्राम के लिए हमें कितनी सारी कंडीशंस को मानना पड़ता है। इसमें तो हमें नेचुरली एक क्वेश्चन मिल गया कि ये तो स्टैटिस्टिक अवेलेबल है कि एक्चुअली $3.5 बिलियन अरब का फ़ायदा हुआ है।
अच्छा, जो एक्सपोर्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बढ़ सकी उसकी वजह यह है कि अगर किसी को बुखार हो तो सिर्फ आप उसको ठंडा पानी नहीं वो करते, क्योंकि वो तो सिम्टम्स हैं, रूट प्रॉब्लम को आप एड्रेस करते हैं। तो एक्सपोर्ट्स के लिए इनपुट कॉस्ट एनर्जी बहुत बढ़ी है, और एनर्जी की जो कॉस्ट है वो कभी एक्सपोर्टर, देखें एक सिग्नल करने वाली बात है, कभी अनाउंस अगर हो रहा है कि जी एनर्जी प्राइसेस कम हो रही हैं, फिर एक्चुअली कम नहीं हो रही, तो वो उनके डेफिनेटली इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होती है। एक्सपोर्ट्स का जो हायर एक्सचेंज रेट में आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक बेडशीट $10 की बेचते थे, तो अब उसी एक बेडशीट के आपको 163 रुपये डॉलर के हिसाब से मिलेंगे। मुनीर साहब, ज़रा कंक्लूडिंग मार्क्स की तरफ भी पढ़ेंगे डॉक्टर साहब। थोड़ी सी बात करते हैं कोविड के ऊपर। आपको पता है कि जैसे एक सादी सर्वे इन्होंने जारी किया जी, तो उसमें कोविड पे बात हुई, कोविड-19 पे, और गवर्नमेंट ने एक किस्म का एडवांटेज लेने की कोशिश की कि जी हमारी कोई कमज़ोरियाँ नहीं थी पिछले पूरे साल, बल्कि कोविड की वजह से हम लोग जो है वो परेशान हो गए। तो कोविड से निपटने 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, महादर साहब ने कहा है। इसको शामिल करते हुए आपकी कोई सजेशंस जो हों कि आप समझ रहे हो कि हर बार गवर्नमेंट बजट तो बना लेती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन में नहीं आती। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बजट पे डिबेट्स होगी अब नेशनल असेंबली में और सेनेट में, और ये हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे वोट से गए हैं, इन्होंने हमें रिप्रेजेंट करना है। तो वो क्वालिटी डिबेट्स होनी चाहिए रादर दैन कि देखें सिर्फ वो क्वालिटी डिबेट्स तब होंगी जब पढ़ी लिखी बात हो, फैक्ट्स पे बात हो, और उसकी इंटेंशन ही हो कि किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। क्योंकि सेनेट के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रैक्टिकल सजेशन दें बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, रादर दैन कि वो इस तरह की बात करें कि जो कि अवाम के अगेंस्ट हो। अच्छा, दूसरी जो कोविड की आपने बात की, तो कोविड मतलब मैं 3-4 टाइम को की शॉर्टेज है, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला जो चीज़ जो ठीक होनी चाहिए, बड़ी छोटी चीज़ है लेकिन उसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हमारे यहाँ हम क्वांटम को समझ ही नहीं सकते, कभी $बिलियन यूज़ होता है, कभी $मिलियन यूज़ होता है, कभी रुपीज़ यूज़ होता है, इतने डिफरेंट यूज़ होते हैं। इंडिया में आप देखें तो आज भी उनका यूनिट क्या है कि ये डैम 200 करोड़ का बनना है, ये डैम 500 करोड़ का बनना है। बड़ा आसान डिसीजन होता है कि ये करना है कि नहीं करना। तो ये जो हमारे पास मल्टीपल यूज़ होते हैं ना, कहीं मिलियन, कहीं बिलियन, कहीं ट्रिलियन, कहीं रुपीज़, कहीं डॉलर्स, कहीं यूरोज़, इससे चीज़ समझ भी नहीं आती। तो अगर ये एक छोटा सा स्टेप है, बट इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि आपको कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो। अब इस तरह के नंबर कह दीजिए 32,000 अरब रुपए या डॉलर, ये तो वो समझ आती नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ बड़ी प्रैक्टिकल सजेशन ये होगी कि अवाम अपने आप को इन्फॉर्म रखने के लिए ये जो फेक अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है कि बजट में ये आया, उसके बजाय ऑथेंटिक बजट डॉक्यूमेंट को मेरे ख्याल से उर्दू में भी होना चाहिए, लोग भी इसमें इनपुट दें, और सेनेटर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को भी उसको पढ़ के एक इन्फॉर्म्ड राय देनी चाहिए। और एक और चीज़ ये कि जो कोविड की आपने बात की, तो इसमें ई कॉमर्स एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी ई कॉमर्स पॉलिसी दी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो ई कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत होंगी कि एक तो वो फ्रॉड को रोका जाए। अगर मैं ये मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये ना हो कि वो कंपनी भाग जाए, मैं पैसे दे दूं। तो यहाँ पे एक गवर्नेंस का स्ट्रॉन्ग रोल की ज़रूरत होगी। दूसरा, उस क्वालिटी को भी इंश्योर करना है कि अगर मैंने जो कोई भी चीज़ मंगाई थी, एक सर्टेन क्वालिटी की थी, लेकिन जो मुझे डिलीवर हुई वो उस क्वालिटी की नहीं थी, तो मेरे पास क्या मैकेनिज़्म है कि मैं उसको वापस कर सकूं या मुझे उसका बेनिफिट मिले। तो अगर ये गवर्नेंस के ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो ई कॉमर्स एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ऑनलाइन जो लोग अगर घरों में भी बैठे हैं तो वो इसको रिजॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे मुनीर साहब के, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं गालिबन। ये इंडस्ट्री का क्या है? इंडस्ट्री के सनत के सुना है इस दफ़ा कोविड की वजह से वो भी बड़ी डिस्टर्ब हुई है। देखिए, ये बात तो ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन लॉकडाउन की वजह से लेबर भी नहीं आ सके इनिशियल टाइम पे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने सफ़र भी किया। लेकिन एक और तरफ आप देखें कि गवर्नमेंट के पास 2 मेजर टूल्स होते हैं, पॉलिसी टूल्स। एक मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें वो शरह सूद को कम या ज़्यादा करते हैं, एक सिग्नल देने। दूसरा फिस्कल पॉलिसी जिसमें टैक्स को कम या ज़्यादा किया जाता है अपना कोई बिहेवियर इंड्यूस करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो शरह सूद है उसमें तकरीबन 5% का फॉल आया है मॉनेटरी पॉलिसी में। अब वो जो मॉनेटरी पॉलिसी में 5%, इसका मतलब ये है कि जिसने कर्जा लिया हुआ था उसको 5% कम पैसे देने। अब लेटेस्ट अगर आप एडवांसेस की जून 2020 की फिगर लें तो इस वक्त हमारे मुल्क में जो डिपॉजिट्स यानी बैंकों में लोगों ने जो पैसे रखे हुए हैं वो तकरीबन 15,000 अरब है। ठीक है। और जो कर्जे लिए हुए लोगों ने वो तकरीबन 8,000 अरब है। तो उस 8,000 अरब पे आप स्ट्रेट अगर 5%, ये इतना मैं इसको आसान बता रहा हूँ, ऑलरेडी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हैं, बट मोटी मोटी अगर बात की जाए तो 8,000 अरब पे अगर आप 5% का इम्पैक्ट भी देखें ना, क्योंकि वो किसी कंपनी ने अगर कर्जा लिया तो उसे 5% कम उसको पे देना है, तो वो तकरीबन 400 अरब का होता है। बहुत बड़ा बेनिफिट इंडस्ट्री को इस लिहाज से भी है कि जो उसकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी।
और वो नेचुरली उसकी इनपुट कॉस्ट के अंदर है, तो वो फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर भी स्मार्ट तरीके, जैसे अब टेक्सटाइल की मैं बात करूं तो टेक्सटाइल में पाकिस्तान की कंपनियों को अभी भी रिसेंटली कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसे PPE कहते हैं, वो कंपनीज़ को मिले हैं टेक्सटाइल की कि आप हमें वो बना के दें, और वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ये सिर्फ एक साइड नहीं है, इसको होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो। और दूसरी चीज़ ये जो फ्यूल सस्ता हुआ है, ये भी इंडस्ट्री का एक इनपुट है, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो रही है। ठीक है मुनीर साहब, ये जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी डिपॉजिट्स या एडवांसेस के हवाले से, जी उस पर आप कोई बात करना चाह रहे थे? हाँ जी, डिपॉजिट्स में जैसे मैंने कहा ना कि वो तकरीबन 15,000 अरब रुपए इस वक्त बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं लोगों के। 15,000 अरब रुपए, 15 ट्रिलियन, यानी अगर आप उसको देखें। और जो नेशनल सेविंग्स में लोगों ने पैसे रखे हुए हैं तकरीबन 160 अरब, तो ये एक बहुत बड़ा चंक है जो सेविंग्स का है। और एडवांसेस तकरीबन 8,000 अरब के हैं। तो एडवांसेस एक तो सस्ते हुए हैं जिसकी वजह से कर्जा लेना आसान होगा। लेकिन नॉर्मली जब भी ऑयल प्राइसेस कम होती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी भी, इस दफ़ा दो बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, दूसरा ऑयल प्राइस नीचे आई। तो ये वो टाइम नॉर्मली होता है जब आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो इस वक्त अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट भी अगर अनाउंस होता है, लेट्स सपोज भाषा डैम, तो एक कंस्ट्रक्शन, एक तो बहुत सारी कंपनीज कर्जे भी लेंगी और कर्जा लेके वो बिज़नेस भी करेंगी। और बिज़नेस करने से ये है कि पूरी इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है वो सारी एक्टिव हो जाएगी, सरिये की इंडस्ट्री वो सारी एक्टिव हो जाएगी, मज़दूरों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहेगी, लोगों के पास जब पैसे आएंगे तो लोग कंज्यूम करेंगे, और कंजम्पशन से फिर एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, और कंज्यूम जब लोग करते हैं तो फिर पूरा पहिया चलता है ना। आपने एक बंदे को 12,000 दिए, उस बंदे ने 12,000 से कोई आटा ख़रीद लिया, चीनी ख़रीद ली, कोई कपड़े ख़रीद लिए, तो वो कपड़े वाले का कपड़ा बिक गया, आटे वाले का आटा बिक गया। तो ये इसकी इकॉनमी बिल्कुल स्टार्ट इस तरह से होती है जब आप इस तरह का कोई मेगा प्रोजेक्ट देख लें। आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो जब उनका भी डाउन कोई टाइम आता था तो कोई सिटी अनाउंस करते थे कि ये सिटी हम बना रहे हैं। अच्छा। कंस्ट्रक्शन वो करते थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से पूरी इंडस्ट्री आपकी स्टिमुलेट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा वक्त है कि इस वक्त एक लोअर ऑयल प्राइसेस और लोअर इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट लिया भी जा सकता है, क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो या एक्स्ट्रा स्टोरेज की फॉर्म में हो सकता है या कोई मैन्युफैक्चर। यानी इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि एक नेशनल अप्रोच की ज़रूरत है कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हों, और दूसरा लोगों की हैंड होल्डिंग करके थोड़ा सा उसको फैसिलिटेट भी किया जाए। वो मुझे इस वक्त फिर भी नहीं नज़र आ रहा। जैसे बजट है तो बजट में एनर्जी के ऊपर जो फोकस है, बिजली, गैस, वो उसका सस्ता होना, या सर्कुलर डेट। देखिए 2,000 अरब तो हमारा खाली सर्कुलर डेट है। वो तो एक सर्कुलर डेट तो मैं समझता हूँ एक कुआं है जिसके अंदर पैसे जाते जा रहे हैं, और वो सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं कि वो पैसे देने थे, अब पैसों के बजाय एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, ये 5 साल बाद देंगे। आप ये चीज़ें PSO की बैलेंस शीट से मिल जाती है। मेरे ख्याल से इस तरह की डिस्कशन हमारी असेंबलीज में होनी चाहिए कि वो बैलेंस शीट लेके आए, ऑथेंटिक क्रेडिबल डेटा। स्टेट बैंक का इतना ज़बरदस्त डेटा है, तो ये ऑफ द कफ जो बातें होती हैं जो बिल्कुल रियलिटी से हट के होती हैं, वो अच्छा एनालिसिस हो ही नहीं सकता। तो मुझे एक तो दो बड़े प्रॉब्लम्स अभी भी ये लग रहे हैं कि एक तो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, तमाम इंडस्ट्रीज इकट्ठा नहीं मिल रही। दूसरा ये कि जहाँ पे इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है वहाँ पे एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। ठीक है मुनीर साहब, ये जो आपको भी समझ ज़ाहिर है आ गई होगी, इसी वाले से आपका भी तजिया लूँगा कि 70 अरब रुपए कोरोना बजट के लिए काफ़ी हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो उसकी डिटेल्स देखना पड़ेंगी बिफोर कि इस पर कोई कमेंट किया जा सके। लेकिन ऑफ द कफ, लेकिन फिर भी अगर जो मैग्नीट्यूड है कि क्या ये रिहेबिलिटेशन के लिए है या हेल्थ के लिए, तो उस लिहाज से तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये पैसे थोड़े हैं, क्योंकि उसमें कुछ आपको कैश ग्रांट्स भी देनी है, कुछ उसमें आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना है। फिर हेल्थ केयर के अंदर भी हमने जैसे देखा कि बलूचिस्तान में कई डॉक्टर्स को मारा गया था, वो इक्विपमेंट मांग रहे थे और उनको मारा गया। और इस वक्त बैंकर्स और डॉक्टर्स ये वो लोग हैं जिन्हें लॉकडाउन के बावजूद बैंकर्स को आना पड़ा था, क्योंकि वो आपकी इकॉनमी ऑनलाइन पे चल ही नहीं सकती अगर बैंक सारे बंद हो जाए। डिपॉजिट कहाँ से कराएंगे पैसे? तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत थोड़े हैं पैसे। ये मेरा नहीं ख्याल कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बात ये ना कि कोरोना के अलावा जो कोरोना से मज़ीद जो चेंजेस हो रही हैं लॉन्ग टर्म में, कि पूरी इंडस्ट्री चेंज हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन, पता नहीं अगले सेमेस्टर्स भी ऑनलाइन एजुकेशन होगी या फिर
कन्वेंशनल टीचिंग पे वापस आएंगे तो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और ये रिक्वायर करेंगी ज़्यादा एलोकेशन ऑफ फंड्स और फिर रिक्वायर करेंगी ज़्यादा बेहतर डायग्नोस्टिक। मेरे ख्याल से उस तरह का एक इंटीग्रेटेड एनालिसिस शायद हुआ भी नहीं है कि हेल्थ केयर की नीड्स का। Yes, देखिए ना कि वो आपको पता तो होना चाहिए कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, और सिंपल मैथ्स भी कर सकते हैं कि इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने लोग हैं, और अगर डॉक्टर्स को हम दे रहे हैं तो वो और ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैफिक पुलिस वाले को आना ही आना है, जो मर्जी हो उसको आना, बैंकर्स को भी आना है। तो वो एक असेसमेंट बेस्ड हो। अब ये नहीं पता कि 70 अरब के पीछे कोई वर्किंग हुई है या जस्ट एक रैंडम नंबर है, वो देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से यही काम होगा पार्लियामेंटेरियंस का कि वो जब इन्फॉर्म्ड डिस्कशन इसकी बेसिस पे करें। इसके ब्रेकअप में ये एक सवाल तो कर सकती है ना ऑपोजिशन कि जी आप ये 70 अरब का ब्रेकअप दें, वो फिर देंगे ब्रेकअप, फिर उस पर सारी चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा मुनीर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं, अखबार देखते हैं, काम बंदा भी देख रहा है और कह रहा है जी हमें कुछ नहीं मिला, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जी पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या बना लिया। बेशक डिसीजन मेकर्स होंगे, लेकिन वो कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या, आसान है तनकीद करना, लेकिन जिस तरह से आपने इनके लूप होल्स या वीकनेसेस आपने बताई कि जी ये 70 अरब रुपये का ब्रेकअप भी लेना चाहिए, ठीक है जी, आप कहाँ पे लगा रहे हैं, फिर उसी के साथ साथ पोस्ट कोरोना मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है हम पढ़ते हैं इसमें ह्यूमन इंड्यूस डिजास्टर्स जब होते हैं उसका कि जी प्री क्या था, प्रेजेंट क्या और पोस्ट क्या है। 2005 में रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया गया डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके असरात दीगर चीज़ों पर पड़ेंगे, एजुकेशन पे पड़े, हेल्थ पे आ रहे हैं, बाकी जैसे, तो ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि कोई शायद मिनी बजट की तरफ भी हमें जाना पड़े। वैसे इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए IMF की कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, वो हर डोनर की होती हैं, हर डोनर का एक इंटरेस्ट होता है जिसको वो मीट कर रहा है, हर एड एजेंसी का कोई इंटरेस्ट होता है। फॉरेन पॉलिसी में हम यही पढ़ते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो इन सब के ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर पाकिस्तान तो नहीं होता, ये एक इंटरेस्ट होते हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपके ऊपर ये बहुत लाजिम है कि नेगोशिएशंस तो आप अच्छी कर सकते हैं, यू कैन गेट अ बेटर डील आउट ऑफ इट। अब ब्राज़ील की आप मिसाल देखें कि वो जब नेगोशिएशंस कर रहे थे IMF के साथ तो कितनी चीज़ें उन्होंने मनवा ली। इस वक्त हमारा उस तरह से एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे इसलिए भी हैं कि हमें इंपोर्ट में कोई $3.5 बिलियन का रिस्पाइट मिला। ओवरऑल वो $7 बिलियन हमें, जो एक्सपोर्ट्स कम हुई है ना वो सिर्फ $1 बिलियन हुई हैं, लेकिन जो इंपोर्ट कम हुई वो $7 बिलियन हुई हैं। तो वो एक क्वेश्चन तो हमें मिला हुआ है। प्लस ये कि रेमिटेंसेस भी आ रही हैं, रेमिटेंसेस के अंदर कोई इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप नेगोशिएट कर दें फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इस वक्त आपकी वो वीकनेस, उस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ नहीं है जो कोई साल पहले थी जिस वक्त IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि IMF की अगर कंडीशनैलिटीज़ हैं भी तो ये तो टोटल डिपेंड करेगा कि हु इज़ इन दैट नेगोशिएटिंग रूम, वो कितनी तैयारी के साथ जा रहे हैं और वो कितना वोकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लीड कर सकते हैं। मैं इससे फैटफ का भी एक है चैप्टर, वो मैं उस पर बात करूँ, ज़रा अपने मेहमान से बात करने जो जी मुनीर साहब, हम इन्होंने डिटेल बताई टैक्स गार्ड से, चूँकि साबिक सदर टैक्स बार एसोसिएशन है, कुछ मुतमईन में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जो 9 फाइलर के जो बच्चों की फ़ीस है उसको 100% इन्होंने कर दिया। ये तो एक बेसिकली वो चाह तो यही रहे हैं कि डॉक्यूमेंट हो जाए, लोग फाइल करें, लेकिन देखें इसमें ये देखना पड़ेगा ना कि लोगों को क्यों रेजिस्टेंस है, कि वो क्यों नहीं फाइलर होना चाहते। वो जो ये बात कर रहे थे कि फिर वो एक्सप्लॉयटेशन और वो सारा ह्यूमन इंटरेक्शन जहाँ पे भी होगा वो एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट तो रहता है। इवन हमने लॉकडाउन के अंदर ये देखा कि पुलिस ने कितने सारे लोगों को उठाया और वो फिर मार्केट में अगर आप लोगों से पूछें तो वो पैसे देके वापस भी आ जाते थे। तो वो एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन तो हर जगह होती है। तो लोग फिर इसलिए भी हैं कि एक दफ़ा टैक्स नेट के अंदर आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर हमारा डेटा, हम फंस ही जाएंगे, हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तो एक इनहेरेंट रेजिस्टेंस भी है कि लोग नॉन फाइलर नहीं बनना चाहते। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर नहीं बनना चाहते तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा है कि 50%, अगर 100% उसको कर दिया जाए तो ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकेगा। इस तरह की हमने बहुत सारी अटैम्प्ट्स देखी हैं। देखें वो उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी। पिछले बजट में हमने कहा था CNIC की कंडीशन करेंगे और वो क्या हुआ, 3 महीने तक उसमें मुज़ाकरा चलते रहे, प्रोटेस्ट हुई, और जब इस्लामाबाद में धरना हो रहा था तो तब वो उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी ट्रेडर्स ने, और हुकूमत ने उनको जनवरी तक टाइम दे दिया, जनवरी के बाद मार्च तक टाइम दे दी, फिर कोविड हो गया। यानी एक पूरा साल गुजर गया एक एक्सपेरिमेंट इम्प्लीमेंट करने। उसकी तो कोई लर्निंग होनी चाहिए ना कि क्यों वो फेल हुआ, कि इनहेरेंट रेजिस्टेंस क्यों है। तो अगर वो स्मॉलर सेगमेंट में ट्रेडर्स भी नहीं चाह रहे कि वो कनेक्टेड हों पॉइंट ऑफ सेल के साथ या CNIC की कंडीशन हो,
तो इसका मतलब है कि ये आप बड़े लेवल पे वो कर रहे हैं, छोटे लेवल पे तो फेल हो गए, तो वहाँ की लर्निंग होगी कि कुछ क्यों फेल हुआ, कैसे हमने चेंज करना है। तो ये तो फिर फर्दर एक्सप्लॉयटेशन होगी लोगों की, मतलब नॉन फाइलर अगर है तो उसके ये मतलब तो नहीं कि 100% वो देश के, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। बस डॉक्टर साहब, मुनीर साहब चूँकि आखिरी 4-1 मिनट हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि आज पूरा दिन हम जो है ट्रांसमिशन में लगे रहे, आपको भी हमने तकलीफ़ दी, आप भी आए, बजट सेशन भी आपने सुना। तो इख्तिताम इस अगर मैं पूछूं कि जी कोरोना बजट 2020-2021 अवाम दोस्त बजट कहला सकता है? जी मुनीर साहब, यही क्वेश्चन आपसे भी है। मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सैलरीज का इंक्रीज़ नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी एक फ़िक्स सैलरीज होती हैं, तो अगर लोअर स्ट्रेटा पे जो ग्रेड 4 में है, ग्रेड 5 में है, उनकी सैलरीज बढ़ा दी जाती तो वो मेरे ख्याल से पॉसिबल था, क्योंकि उनको वो एट द लोएस्ट सेगमेंट में है। अब जो गवर्नमेंट में है वो एहसास प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो गुर्बत तो है। और इवन जब ये मेट्रो बंद हुई, अब ट्रांसपोर्ट बंद हुई, तो उनको आना तो था, हुकूमत को तो छुट्टी नहीं थी, तो कोई मोटरसाइकिल पे आता था, कोई टैक्सी पे आता था, वो एक एक्स्ट्रा पैसे तो उनके लगे, तो दे आर मोर पुअर। अगर कोई एक्स्ट्रा काम करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-2 काम करते थे, सुबह नौकरी करते थे, शाम को कहीं ड्राइविंग करते थे, तो वो तो ज़्यादा गरीब हो गए। और ये ज़रूर हो सकता था कि लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एक सर्टन थ्रेशोल्ड हो जाता कि जिसकी तनख्वाह 15,000 तक है उसको हम 18,000 कर सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर अप्रोच हो सकती थी। अक्रॉस द बोर्ड करना कि कोई रेज नहीं दे रहे, तो अवाम दोस्त है ये बजट इस लिहाज से, मतलब ये तो मैं नहीं कह सकूँगा, मैं मतलब ये मुश्किल टू अर्ली टू से, क्योंकि वो असल में जो डिटेल पढ़नी पड़ेगी, फिर एक बंदा प्रोफेटिक स्टेटमेंट दे सकता है कि जी किस तरह से। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने आपको कहा कि वो होनी चाहिए थी, मैं एक्सपेक्ट करता कि पेंशनर्स, वो क्योंकि पेंशनर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी होती है। चलें, ठीक है मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ इख्तिताम, इजाज़त दीजिए मेज़बान अदील बशीर को। खुदाफिज़। रोज न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।